नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पूरक पुस्तिका संचयन भाग 2 की पहली कहानी हरिहर काका। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिहर काका यह मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी है। मिथिलेश्वर एक प्रसिद्ध कहानीकार है। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं और इनकी कहानी का विषय सामाजिक रहा है और पृष्ठभूमि या स्थान हमेशा गांव रहा है, तो इन्हें ग्रामीण अंचल का कथाकार भी कहा जाता है। हरिहर काका कहानी का उद्देश्य धार्मिक स्थानों में जो स्वार्थपरता प्रारंभ हो गई है, जो लालची लोभी महंत पंडे आजकल धार्मिक स्थानों पर मिल जाते हैं, उनका पर्दाफाश करना है। साथ ही जिस तरह से आज स्वार्थ परिवार के आड़े आ रहा है, रिश्तों से ज्यादा महत्व धन संपत्ति जायदाद को दिया जा रहा है, इन दो प्रमुख समस्याओं को मिथिलेश्वर ने हरिहर काका के द्वारा हमारे सामने लाया है। तो चलिए पाठ का सारांश जान लेते हैं। इस अंश का सारांश जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। यंत्रणाओं, कष्टों, चंद, कुछ, दुलार, प्यार, सयाना, बड़ा होना, प्रतीक्षा, इंतजार, स्थिति, दशा, मझधार, सागर के बीच, लुप्त, विकल्प, उपाय, कतई, बिल्कुल भी, लालसा, इच्छा। तो यहाँ पर जो ये कहानी है, ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, जैसे कि इससे पहले आपने बड़े भाई साहब भी पढ़ा। तो जो लेखक है वो बता रहा है, और जो मुख्य इसका कैरेक्टर है, जो इस कहानी का नायक हम कह सकते हैं, वो है हरिहर काका। और लेखक बता रहा है कि वो उनसे मिलने कल भी गया था, आज भी गया, रोज जाता है, लेकिन वो उनसे उससे कुछ बात ही नहीं करते हैं। उनकी आंखों में बहुत दुख है, वो बहुत परेशान है, पर वो कुछ बोलते ही नहीं है। लेखक उनसे मिलने क्यों जाता है, तो यहाँ पर वो बताता है कि उसका और हरिहर काका का क्या रिलेशनशिप है। वो बोलता है कि हरिहर काका और मेरे बीच जो रिलेशनशिप है, जो पक्का संबंध है, उसके दो कारण हैं। एक तो वो मेरे पड़ोसी हैं, और जिनसे मैंने अपने दिल की सारी बातें शेयर की, जिन्हें अपने मन की सारी बातें बताई, वो हरिहर काका ही रहे हैं। या यहाँ पर लेखक बता रहा है कि वो उनके पड़ोसी हैं, और साथ ही साथ बचपन में हरिहर काका उसे अपने बिल्कुल पुत्र की तरह प्यार और दुलार देते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो दोनों में दोस्ती का रिश्ता हो गया। इतने सच्चे मित्र हो गए कि लेखक अपनी सारी बातें, सारी चीजें हरिहर काका को बताता था, और हरिहर काका भी छोटा होने पर भी लेखक से अपने मन की सारी बातें करते थे। तो इस तरह से उनके बीच दोस्ती का पक्का रिश्ता था, गहरा रिश्ता था। लेकिन वही दोस्त अब चुप हो गया था, कुछ बता नहीं रहा था। लेखक कहता है कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, कुछ दिनों से उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं, उसके कारण उनकी कंडीशन या स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कि कोई समुद्र के बीच में जहाज में डूब रहा हो, और वो कितना भी चिल्लाए, उसे पता है कि कोई उसकी मदद करने नहीं आ सकता है, और मरना यह निश्चित ही है। कुछ ऐसी ही कंडीशन हरिहर काका की भी हो गई है कि वो जानते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। उनकी जीने की इच्छा भी है, लेकिन वो जानते हैं कि कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता है। तो चलिए अगले अंश का सारांश जान लेते हैं। इस अंश का सारांश जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। संक्षिप्त, थोड़े में, उचित, सही, स्थापना, प्रतिष्ठा या बैठाना, जागृत करना, जगाना, आबादी, जनसंख्या, कलेवर, ढांचा, आकार, विस्तार, फैलाव, बढ़ना, मनोती, मन्नत, समिति, मंडल, बोर्ड, संचालन, चलाना, नियुक्ति, लगाया गया। तो इस अंश में लेखक कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि हरिहर काका की जो सिचुएशन है, उसमें चुप होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी मुक्ति का कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन वो इस कंडीशन में कैसे फंसे, ये कंडीशन कैसे हुई, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, यह सब बताने से पहले हरिहर काका के बारे में यह सब बताने से पहले लेखक को लगता है कि
आप लोगों को उनके गांव का जो सुप्रसिद्ध या फेमस मंदिर है जिसे सब लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं, कृष्ण मंदिर है जो, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो लेखक कहानी शुरू करने से पहले हमें उनके गांव के पास ले जाते हैं, गांव में ले जाते हैं। उनका गांव जो कि कस्बाई शहर, मतलब एक टाउन है, आरा करके टाउन है, उससे 40 किलोमीटर दूरी पर है और हसन बाजार बस स्टैंड के पास में है। उस गांव में जो प्रसिद्ध चीजें हैं, जो फेमस चीजें हैं जिसके कारण वो गांव अगर जाना जाता है, तो केवल 3 चीजें हैं। एक, वहाँ का एक पुराना सा बरगद का पेड़। दूसरा, एक बड़ा सा तालाब जो पश्चिम में है। और तीसरा, पूर्व दिशा में जो ठाकुर जी का या कृष्ण जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बना है, जिसे लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं, वो इस गांव की विशेषता है या जिसके कारण गांव फेमस हुआ है। अब ये जो ठाकुर बाड़ी है ये कैसे बना, तो पहले उनका कहना है कि इस गांव में कोई संत साधु आया था जो एक झोपड़ी में रहता था, वहीं पर वो ठाकुर जी की पूजा करते थे। गांव के लोग वहां आकर ठाकुर जी की पूजा करने लगे, संत साधु की बातें सुनने लगे और धीरे धीरे उस झोपड़ी की जगह एक मंदिर बन गया। लोग वहां पर दर्शन के लिए आने लगे और जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती, उनकी मन्नत पूरी हो जाती, तो वहां पर दान देने लगे और धीरे 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 यही छोटा सा मंदिर एक बड़ा सा विशाल मंदिर बन गया, जिसे ठाकुर बाड़ी कहा जाने लगा। और लोगों की इस मंदिर पर इतनी अधिक श्रद्धा थी कि वो सोचते थे कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। और उस ठाकुर बाड़ी के जो पंडित महंत लोग थे, उनकी हर बात ये लोग मानते थे। इस कारण कहा गया है कि इस मंदिर पर उन लोगों की अंधश्रद्धा थी। और इस मंदिर को वह अपनी जमीन भी दान में दे देते थे अगर उनकी इच्छा पूरी हो जाए, पैसे दान में दे देते थे, जेवर चढ़ा देते थे, मतलब ज्वेलरी भी वो दान में दे देते थे। और यहाँ तक कि खेती से जो अन्न आता है वो भी इस मंदिर को वे दान देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ईश्वर की कृपा से ही उनकी प्रगति और समृद्धि हो रही है। और इस कारण दान में आई हुई इन सब चीजों के कारण धीरे धीरे एक छोटा सा मंदिर एक बड़ी सी प्रॉपर्टी में बदल गया, एक बड़े से परिसर में बदल गया, एक बड़े स्थान में बदल गया, जिसे ठाकुरबाड़ी कहने लगे। केवल उस गांव के लोग ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी वहां पर दर्शन करने या अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए आने लगे। और लोग उस गांव, वह जो गांव था वो ठाकुरबाड़ी के नाम से ही फेमस हो गया। अब इतना बड़ा मंदिर होने के कारण उसका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी देखरेख अच्छे से हो, इसके लिए एक समिति बनी, एक टीम बनी। और उस टीम ने फिर वहां पर एक महंत को, जो मतलब सबसे बड़ा पुजारी होता है, जो हेड पुजारी होता है, उसकी और बाकी पुजारियों को वहां पर जॉब पर रखा। तो इस तरह से एक यह बड़ा सा मंदिर ठाकुरबाड़ी बन गया। अब अगले अंश का सारांश जान लेते हैं। इस अंश का सारांश जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। विमुख, अलग, चपेट, घेरे, अहाता, चार दीवारी, दवनी, गेहूं धान निकालने की क्रिया, अगौन, नैवेद्य, घनिष्ठ, गहरा, प्रवचन, उपदेश, सार्थक, उपयोगी, जून, समय। इस अंश में एक मुहावरा भी आया है, फूटी आंख ना सुहाना, मतलब बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो इस अंश में लेखक बता रहे हैं कि ठाकुर बाड़ी या उस मंदिर का काम था लोगों के मन में धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना को जगाना। उस ठाकुर बाड़ी में दिन भर भजन कीर्तन या उपदेश प्रवचन देने का काम होता रहता था। अगर गांव पर कोई विपत्ति आती थी, कोई बड़ा संकट आता था, जैसे बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, तो सबसे पहले लोग मंदिर की शरण में जाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे। मंदिर में कैंप लग जाते थे जहां पर लोगों को की मदद की जाती थी। वहीं जहां कोई सुख के क्षण आते थे, कोई त्योहार होता था, तो सबसे पहले ठाकुर बाड़ी से शुरू किया जाता था। जैसे कि अगर होली हो तो सबसे पहले जो रंग है वो भगवान को लगाया जाता था, दिवाली हो तो सबसे पहले दीपक मंदिर में जलाया जाता था। तो इस तरह से जो ठाकुर बाड़ी है वो लोगों से जुड़ी हुई थी। उस गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग किसान थे, तो किसान
जो लोग थे वो अपना काम करने के बाद में खाली समय जो रहता था, उस समय वहाँ एंटरटेनमेंट के तो और कोई ऑप्शन नहीं थे, तो जो खाली समय रहता था वो मंदिर में जाकर बिताते थे। मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, वहाँ पर जो पंडित साधु संत थे जो प्रवचन देते थे उसे सुनते थे। तो इस तरह से मेंटली और फिजिकली वो मंदिर से कनेक्टेड थे, वो पूरी तरह से मंदिर को डिवोटेड थे, मंदिर के प्रति समर्पित थे। और हरिहर काका भी पहले इस मंदिर में जाया करते थे, यह लेखक बताता है। और कई बार बचपन में वह भी अपने हरिहर काका के साथ वहां गया हुआ है, पर लेखक कहता है कि उसे वह उस मंदिर में जो पंडित पुजारी हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। उसका कारण भी वो बताता है कि वो कुछ काम धाम नहीं करते, कुछ वर्क नहीं करते, केवल 2 टाइम जो भोग लगता है, जो प्रसाद लगता है, उसका हलवा पूरी खाते रहते हैं और लोगों को ज्ञान की बातें देते रहते हैं। पर ज्ञान की बातें बताते रहते हैं लेकिन खुद कुछ मेहनत नहीं करते, इसलिए लेखक को वो लोग पसंद नहीं थे। ठाकुरबाड़ी के बारे में जानकारी देने के बाद में लेखक हमें हरिहर काका की फैमिली के बारे में जानकारी देता है कि हरिहर काका के 4 भाई हैं, चारों भाई की शादी हो चुकी है, उनके पत्नी और बच्चे हैं। कुछ के बच्चे तो इतने बड़े हैं कि उनकी भी शादी हो गई है। एक बच्चा जो है या भतीजा जो है भाई का लड़का, वो शहर में क्लर्क है। लेकिन हरिहर काका की खुद की जो फैमिली है वो नहीं है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई, दोनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई, उन्हें कोई बेटा या बेटी भी नहीं है। तो इस तरह से हरिहर काका अकेले हैं, लेकिन वो अपने भाइयों के परिवार के साथ में रहते हैं, एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। यह जानकारी हमें लेखक इस अंश में देता है। तो चलिए अगले अंश का सारांश जान लेते हैं। इस अंश का सारांश जानने से पहले इस अंश में आए जो नए शब्द हैं उसका अर्थ जान लेते हैं। निर्भर, अधीन, ठहर चौका, भोजन करने के स्थान को सजाना, मशगूल, व्यस्त, बिजी, मोह भंग, प्रेम या लगाव का समाप्त होना, विस्फोट, धमाका, सराहना, तारीफ। इस अंश में कुछ मुहावरे भी आए हैं, जैसे धमा चौकड़ी मचाना, शोरगुल करना, आंख पर आना, आंख में आंसू आ जाना, सहन शक्ति, जवाब देना मतलब हिम्मत खत्म हो जाना, बदन में आग लगना मतलब ईर्ष्या होना। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि हरिहर काका की जो फैमिली है उनके पास 60 बीघा या 60 बीघा खेत है, और 4 भाइयों में अगर बांटा जाए तो हर एक भाई के नाम 15-15 बीघा जमीन है, और सब मिलकर उस जमीन पर खेती करते हैं। और इसीलिए वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, क्योंकि एक साथ एक पूरी जमीन पर वो लोग खेती करते हैं। और यहाँ पर हरिहर काका बताते हैं कि उनके जो भाई हैं वो हमेशा अपनी पत्नियों को कहते रहते हैं कि भैया का अच्छे से ख्याल रखना, हरिहर काका का ध्यान रखना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पत्नियां हाँ तो करती हैं अपने पति को, लेकिन हरिहर काका का ध्यान नहीं रखती हैं, ना उन्हें ठीक से खाना देती है, बचा खुचा खाना, रूखा सूखा खाना उन्हें देती है। ठीक है, डे डे टू डे लाइफ में जो भी खाना मिल जाता है हरिहर काका चुपचाप खा लेते हैं, कभी शिकायत नहीं करते हैं भाई से। पर जब वो बीमार पड़ते हैं तब भी घर में कोई उन्हें देखने वाला नहीं रहता है। बच्चे अपने खेलने कूदने में मस्त रहते हैं, पत्नियां अपने कामों में व्यस्त रहती है, कोई भी उन्हें पानी पूछने भी नहीं आता है। बीमारी में भी पल बिस्तर से उठकर उन्हें ही अपनी जरूरत की चीजें लेना पड़ती हैं। तो एक बार हरिहर काका बीमार हुए, बीमारी के समय उन्हें अपने परिवार की बहुत याद आती है, सोचते हैं कि अगर मेरी पत्नी होते, मेरे बच्चे होते तो कितना अच्छा होता, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखते, मैं कितना अकेला हो गया हूँ। और तब उन्हें भाइयों का परिवार अपना नहीं लगता है, उनके प्रति जो प्रेम है वो उनका कम हो जाता है कि कौन है मेरा, कोई तो मेरा ध्यान नहीं रखता है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी इतनी जमीन है, पर ये लोग मेरा 2 टाइम का खाना भी मुझे ठीक से नहीं देते हैं। तो ये इस टाइप के विचार हरिहर काका के मन में कहीं ना कहीं आने लगे थे। और एक बार तो क्या हुआ, जब उनके भतीजा जो शहर में क्लर्क था उसका दोस्त मिलने आया, तो घर पे पकवान बने, बहुत अच्छा खाना बना। हरिहर काका तभी बीमारी से उठे थे, तो उन्हें भी लगा कि चलो आज मुझे बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलेगा, घर पे मेहमान आए हैं तो स्पेशल बना होगा। लेकिन सबका खाना हो गया, जो भाई थे वो खाना खाकर खेत पर चले गए, महिलाओं ने भी खाना खा लिया, बच्चों ने भी खाना खा लिया, और बाद में हरिहर काका को क्या दिया गया, रूखा सूखा खाना, बचा कुचा खाना जिसमें सब्जी नहीं, रायता नहीं, कुछ नहीं। और यह खाना देखकर हरिहर काका को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने उस खाने की थाली को फेंक दिया और उनको कहने लगे,
कि अगर तुम मेरा ठीक से ख्याल नहीं रखते हो तो मैं घर से अलग हो जाता हूँ। मेरे पास इतनी ज़मीन है कि मैं आराम से उस पर खेती कर कर अपना पालन पोषण कर सकता हूँ। तो इस तरह से पहली बार हुआ जब हरिहर काका ने उनके साथ होने वाले अन्याय का विरोध किया। चलिए कहानी में आगे क्या हुआ वह अगले अंश में जान लेते हैं। इस अंश का सारांश जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। विराजमान, बैठे हुए, उमाद, हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, तत्क्षण, तभी, स्वार्थ, मतलब, संकोचवश, झिझक के कारण, महादान, बड़ा दान, अकारत, बेकार। तो जिस समय हरिहर काका भाइयों की पत्नियों को ऊपर गुस्सा कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को तो यह बात सुनाई दी ही। साथ ही साथ उस समय हरिहर काका के यहाँ एक पुजारी भी दलान में आकर बैठा हुआ था, जो कुछ शिदा वगैरह लेने के लिए आया था, जो हवन की सामग्री है वो लेने के लिए आया था। जब उसने हरिहर काका की बातें सुनी तो वो जल्दी से वापस ठाकुरबाड़ी गया और वहाँ के जो महंत थे उन्हें सारी बातें बताई। महंत को भी इसमें अपना प्रॉफिट दिखा और वो तुरंत तैयार होकर हरिहर काका के घर की तरफ चल दिए। हरिहर काका गुस्से में खेतों की तरफ जा रहे थे अपने भाइयों को शिकायत करने के लिए। रास्ते में ही महंत ने उन्हें बहलाकर फुसलाकर अपने साथ महंत उन्हें ठाकुरबाड़ी में ले गया। वहां पर बिठाकर उन्होंने समझाया। हरिहर काका बहुत गुस्से में थे। महंत ने उन्हें समझाया कि तुम बेकार में परिवार और घर परिवार के चक्कर में पड़े हुए हो, वह सब छोड़ो और ठाकुर जी की शरण में आ जाओ। ठाकुर जी के भजन कीर्तन और पूजा पाठ में अपना बाकी समय बिताओ और ऐसा करो अपनी जो जमीन है वो ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो। उन्होंने कहा कि ये सारे रिश्ते स्वार्थी होते हैं, वो लोग तुम्हारा ध्यान क्यों रख रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी है। अगर तुम उन्हें कह दोगे कि मैं यह प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं लिख रहा हूँ तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं बल्कि घर से निकाल देगा। ये भगवान को अगर तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दोगे तो भगवान बदले में 1000 गुना देगा। सारे गांव में और आसपास के जगह पर तुम्हारा नाम होगा कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी मंदिर के नाम कर दी और साथ ही साथ तुम्हें वैकुंठ मिलेगा, मतलब स्वर्ग मिलेगा मरने की बात। तो इस तरह से तुम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हो, कोई एक अच्छा काम कर सकते हो। तो इस तरह से महंत ने हरिहर काका के मन में अपने परिवार के विरोध में जहर भरा और साथ ही साथ उन्हें बहलाया फुसलाया कि वो मंदिर के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दें। चलिए कहानी में आगे क्या हुआ अगले अंश में जान लेते हैं। इस अंश का सारांश जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्द के अर्थ जान लेते हैं। मुंह नहीं खुलना, बात ना निकलना, विश्वासघात, धोखा, इंतजाम, प्रबंध, उद्देश्य, लक्ष्य, दुर्घटना, हादसा, चिंतामग्न, परेशान, शंकालु, संदेह करने वाला। तो इस अंश में यह बताया गया है कि महंत की बातों का हरिहर काका के मन पर प्रभाव हुआ, असर हुआ। उन्हें भी लगा कि सही तो कह रहे हैं महंत, कौन किसका है, मेरे परिवार वाले क्या मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो तो 15 बीघे जमीन है इसलिए घर में तो भी रहने देते हैं, नहीं तो शायद उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया होता। पर दूसरे ही पल उनको ऐसा भी लगा कि जो परिवार की संपत्ति है वो परिवार में ही रहना चाहिए। ऐसे कैसे मैं उस संपत्ति को मंदिर के नाम लिख दूं, यह तो मेरे भाइयों के साथ धोखा होगा। तो इसी तरह वो पशोपेश की कंडीशन में थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। इसलिए वो महंत को बोल नहीं सके कि हाँ हाँ मैं जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दूंगा। लेकिन जो महंत थे वो बड़े चालू थे। वो हरिहर काका के चेहरे पे जो भाव आ रहे थे वो उसे पढ़ पा रहे थे। वो समझ रहे थे कि हरिहर काका मेरी बात से कन्विंस हो रहे हैं, उन्हें मेरी बात सही लग रही है। तो इसलिए महंत ने तुरंत पंडों को बुलाया, हरिहर काका के लिए एक साफ सुथरा कमरे में उन्हें ठहराया, उनके खाने की अच्छी व्यवस्था की, उनसे अच्छी अच्छी बातें करने लगे, धर्म की चर्चा करने लगे। उधर शाम को जब भाई खेत से वापस घर लौटे और जब उन्हें पता चला कि ऐसा ऐसा घर में हुआ है तो उन्होंने सबसे पहले अपने पत्नियों को बहुत डांटा कि ये क्या कर दिया तुमने, उनने तुमने भाई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। फिर उनके मन में शंका आ गई कुछ गड़बड़ ना हो जाए और वो तुरंत दौड़े दौड़े ठाकुरबाड़ी गए। वहां पर काका से माफी मांगी, उनसे कहा कि चलिए घर चलिए, गलती हो गई हमारी पत्नियों से, उन्हें माफ कर दीजिए। काका बड़े गुस्से में थे और वो अपने भाइयों से बात नहीं कर रहे थे।
ऐसे समय में महंत ने और वहां पर जो दूसरे गांव वाले थे उन्होंने उनको समझाया भाइयों को कि रहने दो एक दिन काका को ठाकुरबाड़ी में, अभी गुस्से में है, शांत हो जाएंगे तो कल ले जाना। तो भाइयों की एक ना चली और भाइयों को चुपचाप खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ा। भाग एक में इतना ही। हरियर काका का अगला भाग लेकर मैं जल्द ही आऊंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। जल्द ही अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।